नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बंगाल की जो तस्वीर है वो अब साफ हो चुकी है। जिस तरीके से वहां पर चुनाव हुए और 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार वहां पर काबिज रही, लेकिन अब की बार सत्ता परिवर्तन की वो लहर दिखाई दी जिसमें टीएमसी बिल्कुल साफ हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार कमल का खिलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चार गुनी खुशी से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं रिजल्ट के बाद से, जो तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई इमोशनल कर देने वाली हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब भी टीएमसी जीतती थी, जीतने के बाद हमें बहुत पीटा जाता था। वहां की जो जनता है ढोल नगाड़े डीजे गाने बजाने के साथ जिस तरीके से जश्न मना रही है, उससे ऐसा लगता है कि शायद बंगाल को अब आजादी मिली है। लोगों में वो खुशी का माहौल, वो उत्साह और वो जो भय था, कहीं ना कहीं लोग अब अपने घर से बाहर निकलकर खुशी जाहिर करने से लगे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें और भी काफी कुछ बयां करती हैं। जिस तरीके से वहां पर टीएमसी के कार्यालयों में जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं विचलित करने वाली तस्वीरें भी हैं। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं क्या कुछ बंगाल की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करारी हार मिली और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। टीएमसी की हार के बाद सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी की सभी सीटों की भारी जीत को मशीनी चमत्कार और संवैधानिक डकैती करार दिया है और सीएम पद से अपना इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। कालीघाट स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता बनर्जी बेहद आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी जिन्होंने जनादेश को लूटा है। कई सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को जबरन हराया गया और ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया। जब तक हर एक वोट की दोबारा गिनती नहीं हो जाती, मैं इस्तीफा नहीं सौंपूंगी। सीएम ममता के आरोपों पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम पद से इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ तो मानव परमानेंट नहीं है और ये सीएम की कुर्सी पर अपना हक जता रही हैं। भैया, दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी माँ को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है। As per as constitution, it is very clear. Her government lost, already voted, and new government will come. Today is the 5th day of May. Today is the last day. After 12 of this night, Honorable Governor dissolved the assembly. Then after, she is only the caretaker chief minister. ये फासिस्टवादी लोग हैं जो जनादेश का सम्मान नहीं करते और ममता बनर्जी का फासिस्ट रूप न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की जनता के सामने आ गया। लोकतंत्र का तकाजा है कि जो जनादेश मिलता है उस जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। 15 साल वेस्ट बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को मौका दिया जब उन्होंने ठान लिया कि वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि वहाँ महिला सुरक्षा को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ को लेके बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ उनको स्वीकार करना चाहिए। जनादेश 92% बाहर आके एक मतदान देते हैं चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए। जो ममता बनर्जी ये समझ नहीं सकती है, तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र
में एक मुंह तोड़ जवाब है जनता के हाथ में जो उन्होंने जताया। ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान की जो स्ट्रक्चर है वो ममता बनर्जी अकेले गिरा दे सकती है, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत जबरदस्त चीज है हमारे संविधान। ममता बनर्जी अगर रिजाइन नहीं करेगी तो किसको क्या जाएगा। 8 तारीख को तो ऐसे ही असेंबली का जो म्याद है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। अगर ममता बनर्जी जीतते भी तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। उसके बाद 8 तारीख के बाद जो प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा अपने आप, और उस समय राज्यपाल जिसको इनवाइट करेंगे वो शपथ लेंगे और विधानसभा में जा करके विधानसभा का आस्था वोट लेंगे। ममता बनर्जी के अड़ियल रुख ने बंगाल को एक अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा बहुमत होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया जाता तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने या ममता बनर्जी को बर्खास्त करने का अधिकार है। फिलहाल राजभवन से लेकर नबन्ना तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे देश की नजरें कोलकाता के इस हाई वोल्टेज ड्रामा पर टिकी हैं। तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर देखने को मिली। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश दिखाई दिया अब की बार काबिल तारीफ था, और वहां पर पहली बार कमल खिल चुका है। पूरा बंगाल भगवामय हो चुका है और जो मंदिर बंद पड़े थे उनको भी खोल दिया गया है। एक मुख्य चेहरा जहां पर रत्ना देवनाथ का जिक्र करना जरूरी बन जाता है, जिस तरीके से उन्होंने चुनावी प्रचार किया और जो भी महिला उनसे मिली वो भी भावुक हो गई। उन्होंने भी करीब 20,000 वोटों से जीत हासिल की है। और ममता बनर्जी पहले 2000 जो पहले चुनाव हुआ था उसमें भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव हार गई थी, और अब की बार भी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी के सामने वो चुनाव हार गई। तो 2021 के नतीजों में भी ममता बनर्जी की हार हुई। हालांकि उपचुनाव के बाद वो जीत चुकी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि अब की बार बंगाल में बदलाव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी, 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी जुड़ चुके हैं, कन्हैया यादव हमारे साथ कांग्रेस से, फैजल अली प्रवक्ता हैं जातीय उन्नयन पार्टी से, और डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में। धनोज कुमार जी, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। बंगाल में कमल ने कमाल कर दिया है। पहली बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, बनने क्या जा रही है। वैसे अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना बाकी है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते बधाई देना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार वेस्ट बंगाल में शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र के सबसे ये जो पर्व है राज्य का को उन्होंने भली भांति संपन्न कराया। अब 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। वो 2 लाइन जरूरी है, आज के दिन तो 2 लाइन जरूरी है आपकी धनुष जी। हाँ, मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। आंधियों से जो टकराए वो चिराग बुझते नहीं, आंधियों से जो टकराए वो चिराग बुझते नहीं, जनता का विश्वास जो वो कभी झुकते नहीं, गढ़ जनता का विश्वास हो तो झुकते नहीं। बंगाल की धरती ने आज ऐलान कर दिया, बंगाल की धरती ने आज ऐलान कर दिया, कमल खिला अब ये कदम रुकते नहीं। देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, 15 साल बनाम 15 साल कहने का मतलब 2021 में
आप ही के चैनल पर याद होगा जब मैं कहा था नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया था। लेकिन तब भी उसकी हार हुई थी, सरकार तो बन गई, लेकिन इस बार हार नहीं हुई। इस बार टीएमसी को बिल्कुल नकार दिया गया। वो बंगाल के आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है और सोशल मीडिया में, और हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं जो बंगाल में वर्क कर रहे थे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो सब एक मंजर देखा था जो आपने नाम लिया रत्ना देवनाथ का। एक डॉक्टर जो कि समाज सेवा करती, बहुत सारे लोगों को जीवन देती, उसका बलात्कार हो जाने के बाद एक तो उनको न्याय नहीं दिया और ऊपर से उन पर अत्याचार किया गया। बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। जब वो प्रचार में जाती थी तो उनके आंख में आंसू हो न हो, लेकिन उनके क्षेत्र के लोग रो रो कर उनको गले लगाते। बिल्कुल बिल्कुल, खास वो महिला पर। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है, जैसे नाम तो ममता बनर्जी, लेकिन उस मानवता के लिए कोई ममता नहीं रहा। क्योंकि जो मंजर आप देखे होंगे, अगर मैं सनातन की बात करूं तो एक मंदिर कोर्ट से आदेश होने के बावजूद भी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की मंदिर को नहीं खोला गया। लेकिन कल जैसे जनता ने अपना फैसला सुनाया, वो मंदिर भी खुल गए और वहाँ घंटी भी बजने लगे, आरती भी होने लगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग खासतौर पर राजनीति में इस तरह चीज को, जो चीज मान लीजिए जनता के ऊपर अत्याचार करता हो, जहाँ पे सुरक्षा के नाम पर बलात्कार करता हो, जहाँ के बहु बेटी डरे दबे कुछ भी ना बोल सकता हो, ऐसे जगह पर इस तरह इलेक्शन कमीशन ने चुनाव जिस तरह कराया, वो वाकई काबिल तारीफ है। और बंगाल की धरती ने वाकई दिखा दिया कि बंगाल को जिस तरह जानना चाहिए उस तरह वो जान गए, और आज वहाँ कमल ही कमल खिला है। और ये मैं ये नहीं कहता कि कमल खिलना बहुत लाजमी है, क्योंकि कमल आप देखिए, अगर टीएमसी की नजर से देखेंगे तो टीएमसी का जो अत्याचार है, उसके जो नेता लोग का बोलना था, और आप देखिए एक सयानी घोष, वो कहते थे दिल में कावा है, आंखों में मदीना है। एक तरफ उन्होंने ध्रुवीकरण को जो जिंदा किया, वो उधर उसने वो गीत गाई मुस्लिमों के लिए, और इधर सारे हिंदू एकजुट हो गए बजरंगबली। और वो देखे पहले फेज में तो काबा और मदीना की बात कर रहे थे, दूसरे फेज में उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले जो सरकार है वहां पर टीएमसी, वो जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, और अत्याचार करने वाले एक वर्ग का वो खुलकर समर्थन करने लगी। आप देखे होंगे रोड पे आ जाना, कोर्ट से टकरा जाना। अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा चुनाव से पहले वो खुद चली गई पैरवी करने के लिए। अरे पढ़ लिख कर लोग एडवोकेट बनते हैं, उनको आप अपना केस दो ना, उस पर भरोसा करो ना। आप एक एडवोकेट संस्था है, कोर्ट का एक नियम है, आप अगर मुख्यमंत्री हो, अपने कई वकील ने आपने अपॉइंट किया होगा ना, उन वकीलों के, उन एडवोकेट के पैनल को आप उतारते। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है धनोज जी, एक एक कमेंट सभी से ले लेता हूं, फिर आएंगे सवाल जवाब पर। आकाश राय जी, काफी खुशी होगी, बंगाल में आपकी सरकार बन चुकी है, कमल खिल चुका है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार सरकार बनना, क्या कुछ खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब के सब हर्ष में है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत, इतनी विराट जीत मिली है, और वो भी हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मस्थली पे मिली है। तो हर्ष का विषय तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा हर्ष में आज बंगाल की जनता है। जिस प्रकार से अभी मीडिया में लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, बंगाल के लोगों के, जिस प्रकार से लोग खुल के नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के, ऐसा लग रहा है कि लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये स्थिति बहुत सुखद है। जिस बंगाल में स्थिति ये थी कि अगर लोग जय श्री राम का नारा लगाते थे तो लोग डरते थे कि हमारे ऊपर कोई हमला न हो जाए। नहीं, बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल ये बात तो मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार मैं भी वहां की वीडियोस वगैरह देखने से लगा हुआ हूं, और काफी ज्यादा व्याकुल करने वाली तस्वीरें हैं। और अभी 2-4 जो बयानबाजी ऐसी चल रही थी, अभी किसी मीडिया वाले ने किसी से पूछा कि भाई कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसा उत्साह है, तो उसने रोते हुए कहा कि भैया अगर टीएमसी वाले जीतते थे तो हमें पीटते थे बाद में, तो हमें तो उससे निजात मिल गई।
मैंने निश्चित तौर पे पुष्पेंद्र जी, और बहुत सारे लोगों के वीडियो जैसे आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें आजादी मिली है, इस प्रकार की बातें आम जनमानस बंगाल का कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं। और जिस दिन भाजपा जीती है 4 मई के दिन, उस दिन रात में जिस प्रकार से मीडिया के कवरेज को उठा के आप देखिए, तो रात में वहां पे कोलकाता के मतलब आम जनमानस, जो आम जनता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर नहीं है, जो कार्यकर्ता नहीं है, वो जिस प्रकार से हर्ष व्यक्त कर रहा था, वो जिस प्रकार से खुशी व्यक्त कर रहा था, ये अपने आप में अद्भुत है। लेकिन आकाश जी, बंगाल की हाँ, लेकिन आकाश जी, ये सभी ने देखा वहाँ की जनता में कितनी खुशी का माहौल है, बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उनका आप कैसे जवाब देंगे? ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि भैया चुनाव आयोग आपका हो गया, उधर राहुल गांधी भी उनका समर्थन कर रहे हैं कि पहले तो वोट चोरी होती थी, अब तो पूरा चुनाव आयोग ही चोरी कर लिया, पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया। नहीं, पिछली बार यही जो स्थिति है ये उल्टी थी। हाँ। पिछली बार ये लोग 200 के पार थे, तो हाँ। इनको कोई दिक्कत नहीं थी, तब यही चुनाव आयोग ठीक था। हाँ। सारा चुनाव ठीक हुआ था, तब कहीं कोई समस्या नहीं थी। हम 77 सीटें जीते थे, तब सब ठीक था। लेकिन आज इनको जब जनता ने कहा है कि नहीं आप विपक्ष में बैठो, तो ये आरोप प्रत्यारोप पे आ रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझती है। हमें जो बंगाल की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको हम काम करना चाहते हैं, उस पर हम काम करना चाहते हैं। और पुष्पेंद्र जी, बंगाल की जनता को हट मनी और करप्शन से मुक्त कराना, घुसपैठियों से मुक्त कराना, ये पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला मोटो है। और आप देखिएगा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता मतलब खुद ये कहेगी कि हाँ, ये जो बदलाव हमने किया है ये सुखद है। और लगातार पश्चिम बंगाल में काम के, जैसे मैं पश्चिम बंगाल में अक्सर जाता आता रहता हूँ, वहाँ पे मेरे परिवार के लोग रहते हैं। वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे पश्चिम बंगाल की बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे मूलभूत सेवाओं की कमी है, नालियां बदबजाती रहती हैं, सड़कें अच्छी नहीं है। इन सब चीजों पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना है। एक बड़ा लूप होल इन लोगों ने खड़ा करके रखा है। चाहे कम्युनिस्टों का शासन रहा हो, कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति के लिए टीएमसी को बंगाल की जनता ने अवसर दिया था, लेकिन बंगाल की जनता का जो भरोसा था, उस भरोसे को टीएमसी के लोगों ने तोड़ा है पूरी तरीके से। टीएमसी के लोगों ने पूरी तरीके से लेफ्ट के कुशासन को दोगुना 3 गुना करने का काम किया है। और इसीलिए आज पश्चिम बंगाल की जनता राहत महसूस कर रही है कि उसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में एक ऐसी पार्टी को चुनने का अवसर मिला है जो लगातार, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे सड़कों को लेके हो, हर एक क्षेत्र में काम किया जाता है। और पश्चिम बंगाल भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है। हमारे साथ जातीय यूनियन पार्टी से फैजल अली जी भी जुड़े हुए हैं। फैजल अली जी, क्या कुछ कहेंगे बंगाल को लेकर? जो अब की बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप क्या कुछ बंगाल के अंदर देख पा रहे हैं? देखिए, इसका एक बात तो बहुत स्पष्ट है। हाँ। जिस तरीका से एसआर का प्रोसेस का इनिशिएटिव हुआ जस्ट बिफोर द इलेक्शन, और ये एक नया तरीका, एक सिस्टम जनरेट हो गया इंडिया में कि ठीक जो इलेक्शन प्रभावित स्टेट होता है वहाँ अचानक से एसआर का मुद्दा उठ जाता है। पहले से ये क्यों नहीं प्रोसेस कराते, इसका जवाब तो खैर बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। ये ठीक इनिशियल टाइम में हुआ और उसमें 90 लाख लोगों का नाम कटा, जिसमें बाद देखे एजुकेशन में 27 लाख जेन्युइन वोटरों का नाम कट गया। अगर आप ग्राउंड में होंगे, आपके अगर जर्नलिस्ट होंगे, तो जरूर ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनका नाम, जो जेन्युइन है, जिनके पास सारे प्रूफ हैं और उनका नाम वहां से कट गया है। तो मेरा ये मानना है कि एक बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आता है और वहां पर जज बोलते हैं कि इतने लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का आस्था का सवाल है। तो 27 लाख लोगों का जो जेन्युइन वोटर्स है, उनका आस्था कहाँ गया? उनके आस्था में सुप्रीम कोर्ट ने बार क्यों नहीं लगाया? और एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठता है दुबे जी, आप अगर गौर करेंगे कि बार बार तृणमूल कांग्रेस जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। अचानक से सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट वर्डिक्ट आता है वो
उन लोग क्या अपील लेके आती है कि जो 27 लाख एजुकेशन लोग हैं इनको वोट नहीं दिया जाए, राइट। हम मान गए कि जो मर गए, जो लेफ्ट हो गए, वो तो नहीं पहुंचेंगे एजुकेशन में, इतना तो मान लेते हैं। 90 लाख में वो लोग रिडक्ट हो गए। तो जो जनरल वोटर है, जब इसके लिए गया तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि 2 दिन पहले तक जिनका नाम आ जाएगा वो वोट दे पाएंगे। मतलब फैजल भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सत्ता परिवर्तन की लहर थी वो जनता की नहीं थी, ये जो पूरा करा कराया है वो SIR वाला सिस्टम है, उसी वजह से TMC चुनाव हारी है। 100 में 200%। देखिए, जनता का मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है, आपको भी पता है, आपके मीडिया चैनल ग्राउंड वर्क में थे, 2 बजे के बाद पूरे हर कोई मीडिया चैनल में एक बहुत नहीं, मुझे फैजल भाई एक बात का जवाब दे दीजिए। ये जो अब जीत के बाद जो वहां के वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, वहां की जनता की जो खुशियां निकल कर सामने आ रही हैं, वो जो लोग गाने बजाकर खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हमें तो ये समझो कि एक तरह से आजादी मिल गई, वो जो लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, वो रत्ना देवनाथ जो महिलाओं के बीच में खुशी जाहिर करके वोट नहीं मांग रही थी, ठीक है, शांत थी बेचारी, बिल्कुल महिलाएं खुद देखकर उसको रोने लगती थी, वो क्या है ये फिर? मतलब इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए, ये 3-4 चीजों को आपने मिक्स कर दिया। पहली बात तो है कि जो लोग जीते हैं, बीजेपी उसका उत्साह और खुशियां मना ही सकता है, ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 200 में 200 सीट बीजेपी हार गई, ऐसा भी नहीं है। आप जेन्युइनली तो जरूर जीते हैं, और पब्लिक में अगर लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी आती थे, पिछले बार आप 77 थे, तो इसको आप इसके साथ मिक्स मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप श्रीमती देवनाथ जी के बारे में कह रहे हैं, उनके दुख के साथ पूरा बंगाल जुड़ा, हम लोग खुद भी जुड़े। नहीं, ये तो फैजल भाई आप भी बड़े फैजल भाई आप भी बड़े सम्मान से उनका नाम ले रहे हैं, श्रीमती रत्ना देवनाथ, वरना TMC के कार्यकर्ताओं ने जो बदतमीजी की थी वो भी देखी थी सबने। क्या TMC के जो कार्यकर्ता बदतमीजी कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, वो भी देखने को मिल रहा था। देखिए, जब कोई चुनाव में आ जाता है तो फिर उसको चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाता है, और मैं TMC का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं TMC के, देखिए ये हार का 2 पहलू है। एक तो जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स काफी घमंडी हो गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसी वजह से हमारी पार्टी ने जन्म लिया, और इसी वजह से हम लोगों ने इस बार 6 सीट पे इलेक्शन भी लड़ा। तो जो गलत चीजें हैं उसके साथ खिलाफ तो जरूर। तो फैजल भाई, आपकी पार्टी की कितनी सीटें आई अब की बार? नहीं, हम लोग तो इलेक्शन में जीत नहीं पाए इस बार। हम लोगों ने पहली बार, हमारा 1 महीना ही पार्टी हुआ था, पार्टी का जन्म फरवरी में हुआ, और अप्रैल में हम लोग इलेक्शन में आ गए, तो ऑब्वियसली 2 महीने में तो हम लोग विधानसभा तक पहुंचने का ये नहीं, बट लड़ा जरूर हमने। मतलब आपकी पार्टी का जन्म भी इसी वजह से हुआ होगा कि TMC वहां पर अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, एक उद्देश्य होता है हर किसी का। सिर्फ ये वजह नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रही का बात नहीं है। एक तो तृणमूल के काफी लीडर बहुत घमंडी हो गए थे। तीसरी बात, जिस जिला में हमारी पार्टी का जन्म हुआ, पूर्व मेदिनीपुर, अगर तो यहाँ पर कोई स्पोक्स पर्सन जानते हैं पश्चिम बंगाल को, वहाँ पर जितने भी TMC के लीडर थे वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे, और जितने बीजेपी के लीडर थे वो TMC के साथ मिले हुए थे। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन TMC का लीडर है और कौन बीजेपी का लीडर है। यही आरोप चुनाव से पहले राहुल गांधी लगा रहे थे कि ममता बनर्जी बीजेपी की भी टीम है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल आप पूछ लीजिएगा, आपके जो अभी शो में है, जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है सुवेंदु अधिकारी। फैजल भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा आपको जुड़वाता हूँ। कन्हैया यादव जी काफी समय से बैठे हुए हैं और काफी कुछ सोच विचार करके बोलेंगे भी। कन्हैया यादव जी, आप क्या कुछ देख रहे हैं बंगाल में, क्योंकि आरोप तो लगने शुरू हो चुके हैं आपकी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी पर, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं बंगाल की जनता को, और इस जीत पर लोकतंत्र है, कोई जीतता है कोई हारता है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। लोकतंत्र में एक ये जो है प्रक्रिया है, कोई जीतेगा और कोई हारेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, मैं एक प्रश्न से अपनी बात शुरू करूंगा, और हमारे अभी ये राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हुए हैं, वो भाजपा की प्रवक्ता की तरीके से बात कर रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं, उन पर ये आरोप लगते रहते हैं धनोज कुमार जी पर, पुरानी बात है। नहीं, हो सकता है वो पार्टी से ही आए हों, राजनीतिक विश्लेषक हो गए हों, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं
कि पश्चिम बंगाल में 34 लाख SIR में लोगों ने कंप्लेन करी थी, उन्होंने अपना नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दिया, 34 लाख लोगों ने, उसमें से 1607 लोगों के नाम केवल जुड़े। तो क्या ये बता पाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता या जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, या आपकी तरफ से ऐसी कोई सूचना आ पाएगी कि क्यों लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए? अच्छा, ये जो कन्हैया भाई, ये जो नाम कटे हैं, इससे आपको ज्यादा नुकसान हुआ है या टीएमसी को? नहीं, नुकसान किसी को, इससे लोकतंत्र को नुकसान हुआ। इतने सारे लोग, 91 लाख लोग अगर वोट नहीं कर पाते हैं, आप उसको सही मतदान कहेंगे, उसको लोकतंत्र की बड़ी हिमायती बात करेंगे। जिस तरीके से हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि वहां पे नारे लग रहे थे, वहां पे लोगों को जीना मुहाल था, अब जाके वहां आजादी मिली है, तो क्या एक धर्म के लिए आजादी मिली है और दूसरे धर्म की बात आप नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तक दोनों धर्मों की बात कहाँ हो रही थी? अभी तक भी तो एक ही धर्म की बात हो रही थी बंगाल के अंदर। अगर दोनों धर्मों की बात होती तो उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। में बैठकर इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। अगर दोनों धर्मों की बात होती तो रत्ना देवनाथ की बेटी को न्याय नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल पाया? सुन लीजिए, एक कोई घटना अगर ऐसी हो गई जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, ठीक है, और आप इस तरीके से देश में आग लगाने का काम मत करिए। हम लोग भाई भाई हैं, और एक एक करके सुनिए भाई साहब, आप अपने नंबर, जब आपका नंबर आएगा आप अपनी बात। नहीं आकाश भाई सुनिए, एक एक करके नहीं आकाश भाई एक एक करके, नहीं सभी को समय मिल रहा है। आपके समय चुप था, आप शांति बनाए रखिए। आकाश भाई सभी को समय मिल रहा है, आपके पास आ जाऊंगा एक एक करके, अच्छे से बात को समझेंगे, अच्छे से बात को समझेंगे, अच्छे से जवाब देंगे, कोई बात नहीं। कन्हैया जी, मेरा ये कहना है कि जो घटना, जिस घटना के बारे में आप कह रहे हैं, कोई भी घटना अगर किसी महिला के साथ घटती है जो निंदनीय है, उसका पूरे देश उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन एक किसी घटना को लेकर के ये नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता है कि यहाँ पे, और ये लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, खास करके आप स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, वहां पे एक ही जो है धर्म के लोगों की बात सुनी जा रही थी। ये गलत बात, आप ये देश में गलत मैसेज दे रहे हैं। नहीं मैसेज देखिए, पहली बात तो मैं मैसेज देने वाला कौन हूं? जनता समझदार है, वो सब समझती है। दूसरी कन्हैया भाई दूसरी बात ये कि आपने भी देखा होगा, आप बेशक उस बात को नजरअंदाज कर दें, बंगाल में क्या ये घटनाएं देखने को नहीं मिली? छोटी छोटी बात में एक दूसरे के घरों में आग लगा देना। भाई साहब, ऐसी घटनाएं पूरे देश में हैं। बस ये आप अपने चश्मे से देखते हैं कि आप कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ नहीं देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं घट रही, और क्या हिंदू लोगों के साथ घटनाएं नहीं घट रही? तो क्या एक ही पक्ष के साथ घटनाएं? वही तो हम बात कर रहे हैं। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और हिंदू वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे क्या कहेंगे आप? वहां पे क्या आरोप लगाएंगे आप? SIR का जो एक मुद्दा है जिसका जवाब आना चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग दे या सत्ता शासित दल दे, कि आखिर इतने लोगों के नाम कटे और लोगों ने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट की जरूरत है, लेके दौड़ते रहे, उनके नाम क्यों नहीं जुड़ पाए? इसका जवाब कौन देगा? कोई तो देगा इसका जवाब। मतलब पहले कुछ नाम हुआ करते थे, शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्टी में उससे ज्यादा चर्चाएं नहीं होती। जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आती थी विपक्ष की तरफ से, देश बेच दिया मोदी ने, अडानी अंबानी, ईवीएम, दूसरा अब SIR आ गया, चुनाव आयोग आ गया। मैं कन्हैया भाई ये बात कहना चाहता हूं आपसे कि आपको नहीं लगता कि जो आपका संगठन है जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है? मैं आपको इस बात से इसमें कोई गुरेज नहीं। अगर हम मजबूत होते तो हम चुनाव जीत के आए होते, और ये जनता किसको जिताएगी किसको हराएगी ये जनता के हाथ में। बात यहाँ पे लोकतंत्र की हो रही, कौन जीता कौन हारा ठीक है, ये तो ठीक है, हम हार अपनी स्वीकार करते हैं इस मंच से। हमारी कोई कमजोरी रही होगी, हम नहीं जीत पाए, और हम कहीं जीते भी हैं और आगे जीतेंगे भी। ये लोकतंत्र है, यहाँ जीतना हारना अलग बात। लेकिन क्या निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए हैं? क्या एक जो मैसेज गया पश्चिम बंगाल का, वो एक लोकतंत्र के हित में गया? क्या एक समुदाय की वजह से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या ध्रुवीकरण करा के आप चुनाव लड़ेंगे? क्या तो ये जो कन्हैया भाई शुरू से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम घुसपैठियों को यहाँ से निकाल देंगे, जो बांग्लादेशी है। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। मैं रोकूंगा। क्या ये घुसपैठियों की जो समस्या ये विदेश से हुई होगी? विदेश के लोग भी घुसपैठिए होते हैं, देश के लोग तो अपने होते हैं ना, तो बांग्लादेश के अपने लोग आते हैं। तो क्या सरकार केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, उसके जो गृह मंत्री हैं, वो घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? तो मान लें कि हमारी सरकार फेल है, किसकी वजह से घुसपैठी आए?
कौन जिम्मेदार है इसका? घुसपैठिए आए तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। नहीं तो अभी तक बीजेपी की सरकार कहाँ थी? लॉ एंड ऑर्डर की भी तो बात देखी जाती है अरे ना। अगर आप ये कहने लगे कि केंद्रीय बल, आप केंद्रीय बल पे आ जाएंगे, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, आप केंद्रीय बलों पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहां पर किस तरीके से वो बनावट बनाई हुई है, क्या कुछ प्रोसेस है लोगों का आने का, क्या नहीं है, वो तो अब चीजें साफ होंगी। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार, ये आप मान रहे केंद्र सरकार कुछ करना चाह रही थी और राज्य सरकार करने नहीं दे रही थी। केंद्र सरकार तो योजनाएं भी लागू करना चाहती थी, कहां होने दी? बात तो कई तरीके की उठती है। और जो चुनाव हुए हैं इस बार, हाँ, केंद्रीय बलों की हरकतों को आपने देखा है? ये लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है जो पश्चिम बंगाल हुआ। अच्छा, क्या हरकतें की केंद्रीय बलों ने? अब आप देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो आए हैं। हाँ। और उसके बाद जीतने के बाद बहुत सारे राज्यों में दूसरे सरकारें भी जीती हैं, दूसरी पार्टियां भी जीती हैं। जीतने के बाद जिस तरीके से लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता टारगेट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र मेरे पास केंद्रीय बलों की वीडियो आई, काफी वीडियो आई, और सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं। केंद्रीय बल बड़े सम्मान पूर्वक लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपके लिए ही यहां पर आए हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, वोट दो, ठीक है। कुछ वीडियो ये भी सामने आए जो वहां की जनता है, सुनिए कन्हैया भाई अपनी बात कह देना, अपनी बात कह देना। कुछ वीडियो ये भी सामने आई जो वहां की जनता थी, जो वहां की महिलाएं थी, वो ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि भाई आप बोल रहे हैं कि 2 महीने तक आप यहां पर रहेंगे, ठीक, 2 महीने बाद चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वही सत्ता का डर होगा, जिस तरीके से उनके साथ अब तक किया जा रहा होगा। ठीक है, आपकी बात सही है, कहीं ऐसी घटना हुई होगी, लेकिन जो सिंघम एक गए हुए हैं आईपीएस जो डिपुटेशन पे, एक जो है प्रत्याशी के घर पे जो नंगा नाच उन्होंने किया, क्या ये लोकतंत्र के ऊपर धब्बा नहीं है? आप बताइए किस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया वहां पे। हाँ, अब देखिए वो वहां के रिकॉर्ड के मामले के ऊपर है, वो उनको गुंडा बता रहे थे, हो सकता है वो टीएमसी का गुंडा हो या कोई भी स्थानीय गुंडा हो, कुछ भी कह सकते हैं, गुंडा बताएंगे, ठीक है, न्यायालय है उसके लिए। चलिए ठीक है कन्हैया यादव जी, काफी हो गया, आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। आकाश भाई, स्थिति देखिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्या हो गई है कि मतलब कोई गुंडा अगर लोगों को धमकाए तो ठीक है, और अगर कोई पुलिस वाला जाके अगर किसी गुंडे को धमका दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। नहीं, हमको मिर्ची नहीं लग जाती है कि केरल में चुनाव ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? केरल में चुनाव आयोग और केरल में तमिलनाडु में जहाँ बैकडोर से आप भी सरकार में शामिल हो रहा है, वहाँ पे चुनाव ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? बंगाल का तो आपने बता दिया, जहाँ पे आप जीत जाओगे वहाँ पे मीठा मीठा, और जहाँ पे हार जाओगे वहाँ पे कहोगे यहाँ चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया। अरे भाई, ये आपका दोहरा रवैया देश बार बार देख रहा है, और इसीलिए बार बार आपको समझा भी रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे विपक्ष समाप्त होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जनता हमको अवसर देती है कि आप डेवलपमेंट करो। नहीं आकाश भाई अफसर जो अब आपको बंगाल में मिला है, क्या आप इस बात पे खरा उतर पाएंगे? जिस भरोसे के साथ जनता ने आपको वोट किया है, आप जनता को वहां पर परेशान ना होने दें, कर पाएंगे आप ये सब? अभी मैं बता रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, अभी तो हमारी सरकार की शपथ भी नहीं हुई है। उसके पहले ही पश्चिम बंगाल के लोगों को, और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं, जो ट्रांसपोर्टर, जो ड्राइवर अन्य प्रदेशों के जाते थे पश्चिम बंगाल में, उनको भी अब तक मनी से मुक्ति मिल रही है। जहाँ पे अवैध तरीके से वसूलियां होती थी, आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं जाके वो अवैध वसूलियां बंद करवा रहे हैं। अभी तो शपथ होने दीजिए, अभी ये जितने भी ठीक है आकाश भाई, ये जो आपने अवैध वसूली अवैध वसूली वाली बात की है, ये फैजल भाई से मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले धनोज कुमार जी आप जवाब दे दीजिए। कन्हैया यादव जी ने आप पर कई सवाल उठाए। कन्हैया यादव नादान है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के मेहमान है, उनको पता नहीं है कि डिबेट की एक प्रक्रिया होती है। ये लोग गुंडा को गुंडा नहीं कह सकते, ये लोग आईपीएस ऑफिसर, एक पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बनकर गया है, वो आपको पता है वो आईपीएस ऑफिसर ने बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि जिस तरह से वहां के गुंडे, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो टीएमसी का गुंडा बोलता हूँ, और उनको सपोर्ट करने वाले को तो मैं खुद बहुत बड़ा गुंडा बोलता हूँ। आप बंगाल के जो आप देख लीजिए वहाँ हावड़ा ब्रिज के नीचे में नदी जो बहती है ना, वो रंग अबीर से लाल हो गया, खुशियों की रंग अबीर। और जितने गंगा में पानी है ना बंगाल में, उतने आंसू सीखते हैं ना लोग, कन्हैया जी तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं।
टीएमसी वाले जीतते थे तो नंगा नहीं। नाच करते थे। धनुष कुमार जी चलिए, धनुष कुमार जी ये तो चलो ठीक है। एक कन्हैया कुमार केंद्र में है हाँ। जो आतंकवादियों का साथ देता रहता है। हाँ। एक कन्हैया कुमार टीवी डिबेट पर बैठ के इनको पता नहीं, पत्रकार जो पढ़ लिख कर इनकी क्वालिफिकेशन और मेरी क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धनुष कुमार जी क्वालिफिकेशन बोलिए, अरे बोलिए कितने आपका पढ़े लिखे हो? क्वालिफिकेशन आप बताइए क्या पढ़े लिखे हैं। मैं आपको डिग्री दिखाऊंगा ओरिजिनल वाली जो आपके आका नहीं दिखा पाए। आप बोलिए, कितने पढ़े? आप अपनी बताइए। कितने पढ़े? वही तो अरे मैं क्वेश्चन कितने आपने पढ़े? किया, आप बताइए। आपको बोले ना मुझसे तो ज्यादा पढ़े नहीं लिखे नहीं, पर्सनली नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है, पर्सनली नहीं। अरे धनुष कुमार जी आप हो रहे हैं? मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं दे रहे। अरे पहली बार डिबेट में बैठे हो। आराम से, पर्सनली नहीं, पर्सनली एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं। क्या किया नहीं, हमने जो प्रश्न किया उसका जवाब भी दिया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से पूछो जाकर कि वो बंगाल में क्यों दीदी का विरोध कर रहे थे। दीदी अरे आप बेबी राहुल थी। गांधी ने नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनुष कुमार जी ये सवाल मैं कर लूंगा, धनुष कुमार जी ये सवाल मैं कर लूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरा सवाल धनुष कुमार जी ये है, चलिए जीत तक तो ठीक है, जीत कर बीजेपी कार्यकर्ता या पूरा बंगाल खुशियां मना रहा वो भी ठीक है, लेकिन अराजकता तो अभी भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो टीएमसी के दफ्तर है उनको तोड़ा जा रहा है, ये किस हद तक ठीक है? इनको कन्हैया कुमार जैसे आदमी को 2021 में कितनी मौतें हो गई, मौत। इनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। अरे टूट फूट, आपको पता है अभी क्या होने वाला है। गुंडे जैसा व्यवहार किया जाता है। आपने देखा जब पुलिस चोर को मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, कथित तौर पे मैं बोल रहा हूं, जो उनके कार्यकर्ताओं ने किया, जो आप बोल रहे थे कि जो वहां के गुंडे उन्होंने किया, तो बीजेपी भी वहां पर यही करेगी। वो जनता वापस कर रही है इनको। अरे परसों से जो जनता झेली है ना, वो ना धनुष कुमार जी ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये आप बीजेपी की तरफ से तो ऐसा नहीं बोल सकते, ये तो गलत बात धनुष कुमार जी। धनुष कुमार जी ये तो गलत है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश जी इस बात में कितनी सच्चाई है जो धनुष कुमार जी बोल रहे हैं कि जो लिया है वो वापस किया जाएगा, मतलब जो आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ बदला लिया जाएगा, ये तो गलत बात है बिल्कुल। नहीं, ये इनकी अपनी ये इनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी सोच सबकी व्यक्तिगत है, लेकिन नहीं भाई। ठीक है फैजल भाई आप सुन पा रहे हैं? अरे मुझे बोलने दीजिए। हाँ, एक एक करके बोलिए। धनुष कुमार जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक एक करके मैं आ जाऊंगा आपके पास। समय काफी है अभी। आकाश भाई बोलिए आप। नहीं, देखिए पहली बात तो जो कुछ भी जो अभी आपने पुष्पेंद्र जी कहा कि कहीं हिंसा की खबरें आ रही हैं, छिटपुट कहीं पे आई हैं, और निश्चित तौर पे हम सबने इसका विरोध किया है। हमारे बड़े नेताओं ने सख्ती से इस बात के लिए कहा है कि हम वो नहीं करेंगे जो पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने किया, जो टीएमसी के लोगों ने किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। लेकिन धनुष जी तो बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे पुष्पेंद्र जी 30 सेकंड और लूंगा। निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल का पुराना एक नेचर रहा है चुनाव का कि हिंसा होती रही है बहुत पहले से। आप कई दशकों पुराना इतिहास भी उठा के देखेंगे तो बंगाल का चुनाव हमेशा रक्त रंजित रहा है, लेकिन इस परिदृश्य को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी बंगाल की जनता ने दी है, और निश्चित तौर पे हम इसको बदलेंगे। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चीजों का समर्थन नहीं करते हैं। अगर कहीं पे भी इस प्रकार का हुआ है, अगर कहीं से भी अगर इस प्रकार की खबरें आती हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आती नहीं है, आ रही है। वीडियो देखिए, कानून हाथ में आकाश भाई खबरें आ रही हैं, आप वीडियो देखिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, जोश में कार्यकर्ता होश भूले बैठे, ठीक है, काफी पहली बार सुनिए, नहीं पहली बार जीत मिली, अच्छी बात है, ठीक है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको भुलाने के लिए वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अब अगर नई सरकार का गठन होने वाला है, क्या आप भी यही उम्मीद करेंगे कि भाई जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ हम वापस बदला लें, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ भी यही करें, उसने हमारे घर में अगर आग लगा दी तो हम भी उसकी बस्ती उजाड़ दें? ये तो गलत है। नहीं, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, न तो ये हमारी सोच है, न तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की सोच में भरोसा रखती है। कानून अपना काम करेगा। किसी ने भी अगर अपराध किया है टीएमसी के शासनकाल में,
चाहे लेफ्ट के शासनकाल में कानून अपना काम करेगा, उनको कानून के हवाले किया जाएगा, कानून का डंडा ठीक है। इतनी कठोरता से चल सकता है, ठीक है, हम ठीक है, चलाएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी होता है, देश के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, वो कानून हाथ में नहीं लेता है। हाँ। कहीं कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये हम कहना चाहेंगे कि आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। ठीक है फैजल भाई, अभी थोड़ी देर पहले जो आकाश भाई ने एक मुद्दा उठाया था अवैध वसूली वाला, ठीक है, अभी मैंने भी देखा कि वो हमारे जो अवैध टोल बने हुए थे वो अब खाली हो चुके हैं। आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, ये मुद्दे आपके सामने भी आए थे? फैजल भाई सुन पा रहे हैं? लगता है फैजल भाई से कनेक्शन टूट गया। कन्हैया भाई आप बोलिए। कन्हैया यादव जी सुन पा रहे हैं आप? जी 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 मैं सुन रहा हूँ। आप बोलिए। अभी कई तरीके की सवाल भी खड़े हो गए और धनोज जी ने भी एक सवाल उठा दिया। नहीं, धनुष जी के सवाल का तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। दे दीजिए, कोई बात नहीं। तरीका जो है बात करने का वो ठीक नहीं है और वो एक मानसिक रूप से परेशान लग रहे हैं। खैर वो उनका व्यक्तिगत मामला है। आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। सवाल अभी जो खड़े हो रहे थे, अभी शुरू में अभी धनोज कुमार जी ने भी कहा कि भाई शुरू में तो आप विरोध कर रहे थे ममता बनर्जी का, ठीक, अभी आप ममता बनर्जी के समर्थन में भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। और कन्हैया भाई यहाँ पर एक बड़ी जो बात है वो ये समझने वाली है कि चलिए ठीक है, लोकसभा में आप एक साथ आ जाते हैं, लोकसभा में आप एक साथ आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा में आप एक दूसरे के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप खुद समझिए क्या जनता ये सब चीजें नहीं देखती? हाँ ठीक, आपकी बात ठीक है। हाँ। अगर ये स्थितियां, देखिए लोकतंत्र है, यहाँ पे गठबंधन होते हैं, चुनाव गठबंधन में लड़े जाते हैं, कभी मित्रवत चुनाव भी लड़े जाते हैं, आमने सामने भी लड़े जाते हैं, और कहीं अगर रणनीतिक रूप से हम साथ में लड़े होते चुनाव तो आज ये दृश्य ना होता। हाँ। आंकड़े उठा के आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट मिले और जो दूसरे नंबर पे पार्टी रही है उसको 40.80% वोट मिले और कांग्रेस को 2.97% वोट मिले। और वोटों का अगर अंतर देखेंगे तो वो बहुत कम है। किन्हीं कारणों से हमारे साथ, हम साथ में चुनाव नहीं लड़े और उसका खामियाजा आज सामने है आपके। खैर लोकतंत्र में जो हो जाता है उसमें हमको बोलने के लिए हम अधिकारी नहीं है ना, हम ये कह रहे हैं कि क्या गलत हो क्या सही। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बंगाल कोई पहला चुनाव नहीं है जब आपके जो दल हैं आपस में ही चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है, कई राज्यों में देखने को मिला, तो वहां से कम सबक तो लिया जा सकता था कि भाई अगर हम आपस में ही आवाज अलग से आ रही है, इको आ रहा है, कुछ आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप मिल पा रही है? अब हाँ आपकी आवाज आ रही है, किसी और की तरफ। हाँ कन्हैया भाई, मेरा सवाल ये था क्योंकि पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भी जो इंडिया गठबंधन के दल थे आमने सामने रहे और वो जीत हासिल नहीं कर पाए, उनकी हार हो गई, तो क्या उन चुनावों से सबक लेने की जरूरत नहीं थी कि आगे हमें किस तरीके से चुनाव लड़ना? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कुछ चीजें रणनीतिक रूप से पर्दे के पीछे जो राजनीति में होता है उसमें कई चीजें नहीं बन पाती हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व या दूसरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं बन पाई, हम साथ में चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अगर हम साथ में चुनाव नहीं लड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र में ये भूल जाएं कि क्या गलत और क्या सही। हम तो गलत और सही की बात करते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, बिल्कुल चुनाव लड़े, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा वो चाहे हमारा विरोधी हो चाहे हमारा साथी हो, हम गलत के साथ खड़े होंगे। नहीं अब मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, अभी चुनाव से पहले राहुल गांधी ममता बनर्जी को बीजेपी की बी पार्टी बता रहे थे और अभी ममता बनर्जी के समर्थन में है, ऐसा क्यों? नहीं, ममता बनर्जी के समर्थन में नहीं है, आप गलत समझ रहे। हम जो कह रहे हैं कि जो वोटिंग हुआ वहां पे, जो एसआईआर का मुद्दा था या जो वोट डालने में जो धांधलियां हुई हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, हम उससे बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप अभी मानते हैं कि टीएमसी बीजेपी की बी पार्टी है? देखिए कौन बी पार्टी है कौन सी पार्टी जनता सब जानती है। राहुल गांधी जी ने तो बोला है। खड़ा रहा अब
कितनी बार बीजेपी के साथ ममता जी खड़ी रही हैं, तो उसे बोलने में क्या दिक्कत है? वो भी पार्टी है। चलिए ठीक है, तो फिर दुख मनाने की क्या जरूरत है ममता बनर्जी के लिए? नहीं, कोई दुख बात उस चीज का नहीं है। हाँ। ममता जी के हारने या बीजेपी के जीतने की खुशी और ममता जी के हारने का दुख मुझे नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जो हो रहा ये सही नहीं हो रहा। जैसा अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे कि सबका हिसाब किया जाएगा, सबको जवाब दिया जाएगा, ये सब भाषा ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। फैजल भाई सुन पा रहे मेरी आवाज आप? फैजल भाई, लगता है फैजल भाई से फिर कनेक्शन टूट गया। धनुष कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हेलो। हाँ फैजल भाई सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। हाँ फैजल भाई, सवाल मेरा यही था कि अभी आकाश भाई ने एक सवाल उठाया था कि जब से वहां पर अब ये परिवर्तन हुआ है तो जो अवैध वसूली वहां पर होती थी वो बंद हो चुकी है। जो वहां पर अवैध टोल लगे हुए थे, आपकी नई पार्टी है, आपने भी ऐसी स्थिति देखी क्या वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2-3 बात जो डिस्कशन में आया मैं उसको आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। पहला बात आपने बोला रत्ना देवनाथ को इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो आपको करंट स्टेटस क्या पता है? उनका जो रेपिस्ट जो उनके बेटी का था वो कहाँ पर है? बताइए आप। ये हमको डेटा आप लोग बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज हमको तो लगा कि उसको सजा लग गया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में जो सजा फांसी का क्यों नहीं मिला, उसके अगेंस्ट में सरकार भी गई। मुझे एक बात बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पर बैठे हुए एक भी बंगाली आदमी नहीं है और धनुष कुमार जी लगातार बंगाल को इस तरीका से पेश कर रहे हैं हिंदुस्तान के सामने, लगता है बंगाल रहने लायक ही नहीं। तो ये बंगाली और बंगाली कल्चर को आप लोग इस तरह से नेशनल टीवी में इंसल्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बंगाल बहुत ही पीसफुल स्टेट है और यहाँ के लोग पीसफुली रहना जानते हैं और पीसफुली रहे, सालों से रहे। नहीं, इंसल्ट तो किसी ने नहीं की, इंसल्ट तो किसी ने नहीं की बंगाल की। मैं 2-3 पॉइंट टच करना चाहता हूँ, मैं मिस नहीं करना चाहता। और जहाँ तक रहा घुसपैठियों का सवाल, आपने सवाल उठाया था ना दुबे जी, और आके शिवाजी ने भी उठाया था, राइट। तो मुझे एक बात बताइए, आपको मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, 2004 से लेकर 2014 तक जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो मोर देन 83,000 घुसपैठी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर भेजा गया था वापस बांग्लादेश। आप लोग किस डेटा पे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। पिछले 2014 से लेकर जब आपके विश्व गुरु यहाँ पर प्रधानमंत्री बने बैठे और बार बार घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, उनके आने के बाद टोटल 10 सालों में, मतलब 11 सालों में आप अगर डेटा उठा के देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 साढ़े 7,000 लोगों को भेजा गया, माने साल के सिर्फ 500 लोगों को इन्फिल्ट्रेटर को बांग्लादेश वापस भेजा गया। अगर आप इतने ही सीरियस थे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को बाहर भेजाने के लिए कि वो लोग बंगाल में घुस चुके हैं, और जिस मुद्दा से आप सरकार में भी आए थे कि हम घुसपैठियों को भेजाएंगे, तो मुझे ये डेटा का क्लैरिफिकेशन को दे दे, और अगर मेरा डेटा गलत है तो आप निकाल के देख लीजिए। ये गवर्नमेंट का डेटा है कि पिछले 11 सालों में सिर्फ 5 से 7,000 लोगों को बांग्लादेश में भेजा गया। आज मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में 10 सालों में 83,000 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को इंडिया से बाहर भेजा गया। तो क्या उस वक्त यहाँ पर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट नहीं थी और उस वक्त इन्फिल्ट्रेटर को सीपीएम नहीं कर रहे थे? उस वक्त कौन रोक रहा था? उनको रोक रहा था, तो वो कैसे भेजा पा रहे थे? ये सब बेबुनियाद से बातें नेशनल टीवी में चैनल पर बैठकर इस तरह की बात की सेंट्रल गवर्नमेंट असक्षम है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो वापिस नहीं भेजा पा रहे। ये बेबुनियाद बातें हैं और इसको टच नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। अब आपका जो सवाल चंदा का है, तुलाबाज सरकार, चंदा सरकार, आज इन चीजें जो चंदा बढ़ गया है उनके खिलाफ ही हमारी पार्टी खड़ा हुई और इसी ऐसे मुद्दे के साथ हम लोग पब्लिक के पास आए। इसको तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बीजेपी शासक स्टेट में जिस तरह से हमने गौ रक्षा कमेटी के नाम पर जो मॉब लिंचिंग देखा और एक एक गाड़ी रोककर उनसे जो पैसा वसूलने का जो नया बिजनेस और ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको किस तरह से नकारेंगे आप? ये बात भी कोई बता दें हमको जरा सा। नहीं फैजल भाई, ये जो अवैध वसूली वाली बात की थी, ये क्या पहले से चल रही थी? जिस तरीके से तस्वीरों में देखने को मिला कि अब वो टोल खाली हो चुके हैं, जो लोकल सड़कें थी जी, जो लोकल सड़कों पर अवैध वसूली हो रही थी टोल के नाम पर, अवैध वसूली किस ट्रांसपोर्टेशन में? शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। धनुष कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात, ये जो फैसल अली है ना, ये फैसल अली है। मैंने ये कहा, मैं किसी हिंसा को कभी प्रमोट नहीं किया, आपके साथ मैं हजारों डिबेट की। मैंने कहा जो प्रताड़ित जनता थे, इनका गुस्सा
अभी तो गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होगी, अभी तो ममता का नाटक चालू है। और ममता से समर्थित जितने भी टीएमसी के गुंडा, मैं टीएमसी का गुंडा बोलता हूँ, टीएमसी का गुंडा, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, उसका ड्रामा चालू है। सनातनियों का दर्द आप समझ पाए? सनातनियों का दर्द समझ पाए फैजल भाई? नहीं समझ पाए। अगर आप हिंदुस्तान सनातनी थी, सनातनी। फैजल भाई ठीक है आ रहा हूँ, आपके पास आ जाऊंगा। फैजल भाई जवाब ले लूंगा आपसे, अरे भैया सुन लो, जवाब ले लूंगा फैजल भाई, जवाब ले लूंगा आपसे एक एक करके आपके पास आ जाऊंगा फैजल भाई, एक बार बात पूरी हो जाए। धनुष भाई बोलिए, एक एक करके फैजल भाई आपके पास आ जाऊंगा, अभी आपको पूरा समय दिया, आपके पास आ जाऊंगा, एक बार जवाब हो जाने दीजिए। धनुष कुमार जी बोलिए आप, एक एक करके आराम से। अरे भैया सुन तो लो, भैया सुनिए सुन तो लो, सुन लो। अभी आपने कहा बलात्कारियों के विषय में कहा, आप जानते हैं कि जो मक्का मदीना में रहने वाले लोग हैं बलात्कारियों के साथ क्या करते हैं। ठीक है, आपकी तो सोच हमको पता है ना भाई साहब, हम अपनी सोच बता रहे हैं आपको। 15 साल से जो प्रताड़ित हुए सनातनियों को, जिसको हम और आप हिंदू कहते हैं, वो जीतने के बाद नाच नहीं रहे थे, रो रहे थे। जीतने के बाद रो रहे थे, जानते क्यों रो रहे थे? वो अपने ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी भाजपा जीत गई, अगर भाजपा इस बार हार जाती तो न जाने ये जो जितने लोग रोड पे है ना, वो रोड पे नहीं होते, बहुत सारे बिहार भाग गए, झारखंड भाग गए। समझ गए आप? अभी पार्टी बनाए, मैं शुभकामना देता आपको कि पार्टी में सबको लेके चलो। हम लोग भैया बरसों से देख रहे हैं, ठीक है, अरे भैया बरसों से देख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना कि अंग्रेजी में टिट फॉर टेट है, लेकिन ये कानून में नहीं आता, कानून में नहीं आता, कानून में नहीं आता। कानून में आता है कि अगर रत्ना देवनाथ को इंसाफ मिल जाता भैया तो चुनाव लड़ने की जरूरत होती। मोबाइल ठीक है, इंडिया कहाँ पर है? ठीक है। समय भी कम है। आकाश राय जी आपका भी, कन्हैया यादव जी आपका भी, फैजल अली जी आपका भी, और धनुष कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पूरा बंगाल भगवा मय हो गया है और वहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहली बार कमल खिला है, और अब 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी, 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पार्टी के अंदर नाम को लेकर चर्चा जरूर चल रही होगी, मंथन जरूर हो रहा होगा, और किसके नाम पर ताज सजेगा वो भी देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में नमस्कार।